चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो फिर यदि आप दूसरे के प्रयोगों से, दूसरे के गलतियों से, दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, तो आप अन्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, अधिक आगे चतुर और दूरदृष्टिता आपकी अधिक होगी। तो इसी कड़ी में आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी की विचारधाराओं पर बात करेंगे। उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी, उस पर राज्य के विषय में, राज्य अर्थात स्टेट, एक देश के विषय में उनकी क्या मान्यता थी। तो उनकी यह मान्यता थी कि मानव जो है, मानव की जो आत्मा है वह स्वायत्त है, स्वतंत्र है, और जो राज्य है और उसकी संस्थाएं हैं वह जो है उसे संकुचित कर देती है। और इसीलिए उन्होंने राज्य और समाज में, समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। और कुल मिला के कहा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को राज्य पर तो घोर अविश्वास था, विश्वास नहीं, घोर अविश्वास। इसी तरह का कुछ बात गांधी जी भी करते हैं। और एक तरह से लोग कहते हैं कि गांधी जी जो है अराजकतावाद के सिद्धांत का समर्थक बन चुके थे। लेकिन वास्तविकता में अगर गांधी जी वाली बात की जाए तो वह एक आदर्श देश की कल्पना कर रहे थे, जहां पर सभी व्यक्ति इतने नैतिक हो जाएंगे कि किसी भी तरह का अपराध होगा ही नहीं, सभी अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन करेंगे, और इसीलिए उसे आदर्श स्थिति माना गया। अगला, लोकतंत्र के बारे में क्या कहते थे कि राजनीति में जो है जन भागीदारी आवश्यक है, जनता उसमें पार्टिसिपेट करे, और यह जो पार्टिसिपेशन होगा वह समानता, स्वतंत्रता और समन्वय के महत्व की स्थापना करे। प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व हो, सभी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, वोटिंग स्वतंत्र रूप से कर सके, बिना लोभ लालच इन सब चीज़ों से परे होकर कर सके, और जन भागीदारी करें। सेम स्टेटमेंट गांधी जी भी कह रहे थे कि नैतिकता को राजनीति में समाहित करनी आवश्यक है। और गांधी जी तो कहते थे कि राजनीति में अगर नैतिकता ना हो तो वह मृत देह के समान है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बारे में। यह जो है रूसो का दिया हुआ सिद्धांत था। रूसो स्वतंत्रता का काफ़ी बड़ा समर्थक था, और जब फ्रांसीसी क्रांति में दो बहनें, स्वतंत्रता, समानता तथा एक भाई, बंधुत्व का जन्म हुआ, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी वैश्विक स्थितियों पर काफ़ी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता के वे समर्थक भी थे। और यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता का मतलब क्या निकाला था कि आत्म साक्षात्कार द्वारा ही आत्मा को प्रदीप्त करना स्वतंत्रता है। सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में आत्मा की स्वतंत्रता है। वह खुद को मुक्त करना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति खुद को मुक्त करे, वह सोच में मुक्त हो सके, वह खुद को समझ सके। आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह भी है कि वो अपने को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की शक्ति रखे, और इसे आध्यात्म के रूप में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसे हम लोग धार्मिक मामलों में पढ़ेंगे। अगला, राष्ट्रवाद के बारे में। वे उग्र राष्ट्रवाद के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद जो है साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था। जैसा कि अंग्रेज जो थे वे उग्र राष्ट्रवादी थे और दूसरे देश पर कब्जा करते थे, साम्राज्यवाद बढ़ा रहे थे, तो इसीलिए वे उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। और आज जब भारत में राष्ट्रवाद के इतने नारे लग रहे हैं, तो टैगोर जी हमेशा से ही उग्र राष्ट्रवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं, और उग्र राष्ट्रवाद एक बहुत ही बड़ा कारण था दो विश्व युद्ध कराने में। अगर यह राष्ट्रवाद का कीड़ा नहीं पैदा हुआ होता तो ये दो विश्व युद्ध कभी ना होते। और इसीलिए हमेशा राष्ट्र से ऊपर मानव को रखते हैं। आज अगर भारत में बात करें, राष्ट्र बड़ा है या मानव बड़ा है, हर देश में अगर बात करें तो सभी इस बात पर अधिक सहमत होंगे कि राष्ट्र बड़ा है, मानव जो है राष्ट्र से नीचे है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी इस मामले में मानव को अधिक महत्व देते थे और मानवतावाद को देशभक्ति के ऊपर रखते थे। आज देशभक्ति में हम लोग यह जनरली देखते हैं कि कई बार इंसानियत तक को खत्म कर दिया जाता है। लोग देशभक्ति में कई बार मानवता को भूल जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इजराइल वाले हमला कर रहे हैं गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी में
अगर देखें तो ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं मरे हैं। तो ये मानवतावाद का भी प्रश्न है और इजराइल वालों का देशभक्ति का प्रश्न है। अब बात यही है कि गाज़ा पट्टी में काफ़ी समय से उग्रवाद का फैलाव रहा है, इजराइल में हमला किया जाता रहा है। लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता है कि वहाँ पर मानवतावाद को क्षति पहुँचाया जाए। अगर कोई किसी तरह का खतरा उत्पन्न कर रहा है और वह देश के लिए, उसके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है, तो उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, ना कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो कमज़ोर वर्ग है, उसे प्रताड़ित करने की आवश्यकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में क्या बोलते थे? तो वे विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे और इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्हें जो है गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और उनका पाठक जो है विश्व भर में फैले थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी केवल भारत तक ही उनका प्रभाव सीमित नहीं था, उनके प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हुए थे, तो उनका प्रभाव वैश्विक हो गया था। उनका जो दिमाग का विस्तार होता है सोचने का, वह भी वैश्विक हो चुका था और उन पर जो है नव वेदांत का काफ़ी प्रभाव था। तो इस कारण भी वे कण कण में ईश्वर देखते थे। तो अब यह कण जो है केवल भारत के कण तक सीमित नहीं रहेगा, भारत के पत्थर, मूर्ति, पर्वत, पेड़ तक ही सीमित नहीं रहेगा। वह अमेरिका के, चीन के पेड़, पर्वत, पौधों में भी वही नव वेदांत का सिद्धांत लगता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रवाद का वे प्रबल समर्थक बन चुके थे और वैसे भी मानवतावाद को किसी भी सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। ना तो वो राज्य के सीमा में बनता है, ना ही वो देश के सीमा में बनता है। मानवतावाद यूनिवर्सल है और वह इन सब चीज़ों से परे होता है। अगला है उनकी आर्थिक सिद्धांत क्या क्या थे। पहला, कृषि के रूप में सहकारी कृषि के समर्थक थे। समतामूलक आर्थिक विकास पर वे बल देना चाहते थे। जिस समय टैगोर जी थे उस वक्त कृषि जो है किसी भी देश की बैकबोन थी, रीढ़ थी और इसीलिए वे चाह रहे थे कि जो है किसान समूह में मिलकर कृषि करें और फसल का समतामूलक वितरण कर ले। अगर एक बड़ा सा भूखंड बन जाता है तो छोटे छोटे जो मेड़ बनते हैं उससे काफ़ी एरिया की क्षति होती है और छोटे छोटे जब जोत हो जाते हैं तो कृषि जो है लाभदायक नहीं रह जाता है। आज आप देख लीजिए भारत में कहीं भी, तो आपको किसी भी व्यक्ति का जो जोत दिखेगा, खेत का आकार दिखेगा, बहुत ही छोटे छोटे हैं। वे साल में तो 6 महीना पड़ती रहते हैं, उनमें कुछ फसल हो नहीं पाता है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा भूखंड में तब्दील कर दिया जाए, अगर आस पड़ोस के 20-30 किसान मिल के कहें कि चलो इस जमीन के को, इन टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा बनाते हैं और सामूहिक रूप से कृषि करते हैं और यहाँ पर कृषि का सिंचाई का प्रबंधन करते हैं, सालों साल इसमें कृषि करेंगे, तो उसमें सालों साल कृषि हो सकता है। और जिस हिसाब से उनका कृषि का इनपुट लगेगा, आकार जिस तरह से उनका भूमि का आकार है, उस हिसाब से फिर लास्ट में लाभ वितरित कर लिया जाए आपस में। तो इस मॉडल को उन्होंने समर्थन दिया था। यही मॉडल रूस में भी अप्लाइड हुआ था। उसके बाद उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक नहीं थे। कुल मिला के आखिरकार जब गांधी जी कह रहे हैं कि बहिष्कार करो विदेशी वस्तुओं का, तो वे इस बात पर जो है बहुत ही ज़्यादा उन्हें कन्विंसिंग नहीं लगा। और इसका कारण क्या था कि उन्होंने कहा कि विचार जो है, विरोध हमारा विचारों से है, ना कि वस्तु से। कपड़ा एक वस्तु है, तो हमें जो संघर्ष करना चाहिए वह वैचारिक स्तर पर करना चाहिए और इसीलिए वे वस्तु विरोध से ज़्यादा महत्व वैचारिक विरोध को दे रहे थे। लेकिन गांधी जी इस बात को समझते थे कि अगर हम इन सब चीज़ों को वैचारिक ही रखें तो अंग्रेज़ों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा नहीं और इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। इसीलिए उन लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू किया और इसका डेफिनेटली प्रभाव जो है इंग्लैंड पर पड़ा, वहाँ के कपड़ा उत्पादन पर पड़ा, वहाँ के विदेशी वस्तुओं के निर्यात पर पड़ा। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग वहाँ देख सकते हैं। साथ ही जब 1913 का गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो उन्होंने उस राशि को गरीबों में बांट दिया था, अपने पास उन्होंने एक पाई भी नहीं रखा था। अगला है सामाजिक क्षेत्र में उनके क्या विचार थे। तो प्रेम के बारे में उनका कहना था कि सहानुभूति और नैतिकता जैसे मानवीय मूल्यों पर जोर देना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ अगर किसी में डेवलप कर लिया जाए, किसी को अगर तकलीफ़ है उसको कोई व्यक्ति समझ सकता है, अगर कोई व्यक्ति नैतिक बन जाए तो वह व्यक्ति जो है उस देश में प्रेम फल फूल जाएगा, लोग जो है एक दूसरे की मदद करेंगे और इसी से भारत में जो है स्वतंत्रता के साथ खुशहाली आ पाएगी। प्रेम इंसान को मुक्त करता है। और आज भारत के इंडेक्स की बात की जाए
तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किए जा रहे हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग जो है 124, 125 इस तरह से आता है और 136 देशों में 126वां रैंक, 125वां रैंक, यह भारत की बुरी स्थिति को दिखाता है कि भारत में खुशहाली नहीं है और इस तरह से भारत जो है अपने पड़ोसी मुल्कों से पीछे रह जाता है खुशहाली के मामले में। तो इस पर जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही अस्पृश्यता और जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने केरला में एक मंदिर था, गुरुवायूर मंदिर, उसमें दलितों को प्रवेश करवाया था। साथ ही नगर विकास के साथ ग्रामीण विकास पर भी वे बल दे रहे थे। जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों के समय में सारा अधिकतर जो इनकम जनरेट हो रहा था वह गाँवों से हो रहा था, कृषि के माध्यम से, राजस्व के माध्यम से। वह ग्रामीण राजस्व को अंग्रेज ले जाकर शहर में खर्च कर रहे थे। इस तरह से शहर तो बढ़ रहा था आगे, लेकिन गांवों का निर्धनीकरण हो रहा था। गांव पूरा तरीके से नीचे जा रहा था। किसान मजदूर बनने के लिए अभिशप्त थे। तो इस स्थिति में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांवों का भी विकास होना चाहिए और सिर्फ विकास इस आधार पर नहीं कि कृषि ही उसका बैकबोन हो, बाकी जितने भी तरह के विकास हो सकते हैं उस पर भी वो जोर दें। उनका सांस्कृतिक विचारधारा में धर्म के रूप में उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने यह स्पष्टता माना है कि मनुष्य जो है ईश्वर की कृति है। हम लोगों को बनाने वाला ईश्वर है। आत्मा ईश्वर का ही अंश है और प्रकृति प्रेम तथा मानव प्रेम ही ईश्वर को पाने का श्रेष्ठ मार्ग है। तो कुल मिला के नव वेदांतवाद का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इसीलिए प्रकृति प्रेम से और कण कण के ईश्वर से वे ईश्वर को साधने का प्रयास कर रहे हैं। यही फंडा जो मानव प्रेम है, आप विवेकानंद के कंसेप्ट में भी देखेंगे कि वे मानव प्रेम से ही ईश्वर प्रेम को साध रहे थे। मानवों की सेवा करना, दलितों की सेवा करना। उन्होंने कहा था कि मेरा ईश्वर पीड़ित है। वो पीड़ित कौन है? वह दलित है, वह गरीब है, वह वंचित है। तो इस तरह से इन्होंने भी मानव प्रेम पर बल दिया था और इसी से जो है ईश्वर को पाया जा सकता है। यह ईश्वर आध्यात्मिक रूप से हो सकता है, वह ईश्वर आपके आंतरिक शांति के रूप में हो सकता है। कई व्यक्ति आप देखेंगे कि आंतरिक रूप में कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता, उन्हें लगता है कि मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। लेकिन जब वह मानवता को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तो उनके आंतरिक कलह क्लेश मिटने लगते हैं, क्योंकि आध्यात्म नाम का भी कोई एक चीज़ है जो उसे आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है और वह मानव प्रेम कर सकती है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने जोर दिया था, उन पर बल दिया था। आप लोगों ने बंगाल विभाजन के बारे में सुना होगा। उस वक्त राखी उत्सव मनाया गया था। राखी उत्सव होता क्या था कि हिंदू और मुस्लिम में राखी बंधवाए गए थे आपस में ही। वास्तविकता में राखी जो है हिंदुओं का एक त्यौहार है जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा के लिए आश्वासन देता है, उसकी रक्षा का वादा करता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में पहली बार टैगोर ने यह राय अपनी रखी कि अगर हम लोग राखी उत्सव हिंदू मुस्लिमों का राखी बांधे और मुस्लिम हिंदुओं को राखी बांधे तो एक बंधन बनेगा, एक विश्वास बढ़ेगा और हमारी जो एक परस्पर संस्कृति विकसित हुई है उसे हम संरक्षित रख सके, उसे पोषित कर सके और आगे बढ़ा भी सके। और एक तरह से बंगाल विभाजन को जो कारण बताया गया था उसको उस पर चोट किया जा सके तथा फूट डालो एवं राज करो की नीति पर भी एक बड़ा आघात लग सके। अगला, शिक्षा के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। खुद को जानना ही शिक्षा है। आज हम लोग सोचते हैं कि ये जान ले वो जान ले, लेकिन शिक्षा का सबसे पहला मतलब यह होता है कि आप खुद को तो जान ले, आत्म साक्षात्कार तो प्राप्त कर ले। और आत्म साक्षात्कार, खुद को जानने का उसमें गहरा अर्थ छुपा है कि आध्यात्मिक रूप में आपका व्यक्तित्व निर्माण हो सके, आप आध्यात्मिक विकास की तरफ उन्नति कर सके, यह आवश्यक होता है। साथ ही थोपी गई अंग्रेजी शिक्षा को भी वे दोषपूर्ण मानते थे। वह सोचते थे कि कोई भी शिक्षा थोप दिया गया है, आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, पहले उसकी जांच तो है, उसकी प्रभावशीलता तो पता चले कि क्या वह सही है या नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती थोप दिया बहुत सारी चीज़ों को। अगला है, स्वधर्म आधारित कार्य चयन पर बल दे रहे थे कि आपकी जो इच्छा है, आपको जो लग रहा है कि आप करना चाह रहे हैं तो वही करें आप। इन्होंने जाति व्यवस्था का तो पहले ही विरोध कर दिया था। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि आप में कोई बंधन नहीं है कि आप लोहार के
घर में पैदा हुए तो आपको लोहार का ही कार्य करना है। आप अगर धोबी के घर पैदा हुए हैं तो आपको कपड़ा ही फटीचना है, नहीं। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं ये देखिए। और जब जाति प्रथा को ही खत्म कर दिया गया तो अब ये शब्द भी नहीं रहने चाहिए थे। लोहार, धोबी, यादव, राजवंश, राजपूत, ये शब्द ही खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ये शब्द जीवित हैं और लोग अपने टाइटल के साथ लगाते हैं और गर्व के साथ लगाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है दलितों का, क्योंकि वे इसमें काफ़ी भुक्तभोगी रहे हैं और वे आज भी कई बार गंभीर पीड़ा का भोग करते हैं। खास तौर से ऑनर किलिंग के मामले जब आप देखते हैं, या फिर दलित बस्तियों को मुख्य बस्ती से अलग बसाने की प्रथा आप देखते होंगे। आप अपने आस पड़ोस के गाँव में, शहरों में देख लीजिए। शहरों में तो अब ये खत्म हो गया है। आप किसी भी गाँव में अगर जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या दलित बस्ती आपके जो मुख्य बस्ती है उसके आस पड़ोस में है। एक घर के बाद एक मुख्य घर जो राजपूतों का है, ब्राह्मणों का है, उसके बीच में उसका घर है, नहीं रहता है। दलितों को अलग से कुछ साइड में बसाया जाता है, वे सेवा करने के लिए है। तो इस तरह की चीज़ों का उन्होंने घोर विरोध किया था। साथ ही उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था। शांति निकेतन, विश्व भारती जैसे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान उन्होंने खोले थे। तो कह सकते हैं कि ये जो व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ यही है कि अगर कुछ आप पढ़ा रहे हैं तो वह उसके कार्य भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ाया है, ज़िंदगी भर वो उस पर कुछ कर ही नहीं सके, उसके लिए कुछ काम ही ना आए। गांधी जी भी वर्धा शिक्षा नीति में यही इसी बात पर बल दे रहे थे कि व्यवहारिक शिक्षा भी होनी चाहिए। आज आप किसी भी ग्रेजुएट लड़का से पूछ लीजिए, 100 में से 80 लड़के ग्रेजुएशन करने के बावजूद यह नहीं बता पाते हैं कि यार मैं क्या करूँगा। उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं हो पाता कि वह कुछ कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएट किया हुआ है, जिसने 15-16 साल पढ़ाई की और उसके बाद भी वह निकम्मा ही रहता है, तो इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेकार किस्म की है। और इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, ताकि जो भी 15-16 साल पढ़ ले वह गर्व से कह सके कि मैं अपनी जीविका अच्छे से जुटा सकता हूँ, मुझे किसी की भी सहारा की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा ही हो सकती है। तो वोकेशनल कोर्सेज की आवश्यकता है और इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ना कि महज डिग्रियां बेचने की। अब विचारों के दौर में एक अलग से जो बात हम लोग रख सकते हैं वह है स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही थी। तो टैगोर जो है, आपको पता होगा कि गांधी के समकक्ष ही रहे थे और उस समय काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि टैगोर जो है एक बहुत ही बड़े लेखक थे और जो लेखन कर रहे थे वह गीतों की लेखन कर रहे थे। नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारी चीज़ें वे रच रहे थे। अब अगर एक गीत की ही बात कर ली जाए और किसी रचना की ही बात कर ली जाए तो गीत में आपने अमार सोनार बांग्ला गीत सुना होगा, जो बांग्लादेश की आज राष्ट्रीय गान है। और हमारी जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है वह भी आपने सुना होगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही उसे लिखा है। इसके साथ ही बांग्लार माटी बांग्लार जोल, ये 1905 में बंगाल विभाजन के बाद लिखा था। तो इस तरह से लोगों को जगाने का काम, राष्ट्र में जो है जागृति पैदा करने का कार्य उन्होंने किया है और इसके माध्यम से अंग्रेजों का विरोध भी किया है। अब अगला बात है कि जो स्वतंत्रता संग्राम था वह मध्य वर्ग के हाथों में था। शिक्षित व्यक्ति ही इस चीज़ को नेतृत्व प्रदान कर सकते थे और शिक्षा देने का कार्य टैगोर जी ने किया। शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय इन्होंने खोला था। साथ ही एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी एक स्कूल खोला था इन्होंने। उसके बाद इनकी राजनीतिक भूमिका के रूप में गीतों के अलावे इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में सफलता के लिए और उनके नेतृत्व के कारण उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी का जो महात्मा शब्द है वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। तो इस तरह से यह जो महान आत्मा है वह टैगोर द्वारा ही बनाया गया है। अगला है 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस वक्त इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। ये नाइटहुड की उपाधि होती क्या है, तो जब अंग्रेज किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो कई लोगों को वे नाइटहुड अर्थात सामंत की उपाधि दे देते थे। यह सामंत की उपाधि का अर्थ था कि आप तो छोटे राजा के समान हैं। तो इस तरह के उपाधि देने से
लोगों का महत्व बढ़ जाता था और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका बन जाता था। जैसे कि आज भारत रत्न या फिर पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं भारत में, तो उनकी प्रतिष्ठा भारत में काफ़ी बढ़ जाती है। आप सचिन तेंदुलकर देख लीजिए या रतन टाटा देख लीजिए, तो उनका काफ़ी महत्व जो है बढ़ गया था और बढ़ने का कारण था कि भारत रत्न ये सारे सम्मान उन्हें मिले। तो इस तरह से उस वक्त जो है कुछ पुरस्कार बाँटने की, कुछ उपाधियाँ बाँटने की जो दरकार थी, वे अंग्रेजी सरकार कर रही थी। साथ में बहुत सारे आंदोलन जो शुरू हुए थे, उन सभी का समर्थन टैगोर जी ने किया है और गांधी जी ने कुल मिला के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन ये सब शुरू किए थे, तो उनका समर्थन इन्होंने किया था। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का विरोध इन्होंने किया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि उग्र राष्ट्रवाद के काफ़ी विरोधी थे और क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था, इसीलिए स्पष्टता वे साम्राज्यवाद के भी विरोधी थे। कुल मिला के दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो इस बात पर उन्होंने काफ़ी जोर भी दिया है। उसके बाद हम लोगों ने पहले ही देखा कि अस्पृश्यता और जाति का इन्होंने विरोध किया था। अब थोड़ा गांधी जी से अगर इनकी तुलना की जाए, तो गांधी जी अस्पृश्यता के विरोधी थे, अर्थात छुआछूत के तो विरोधी थे, लेकिन जाति प्रथा के वे विरोधी नहीं थे। तो कुल मिला के यहाँ पर गांधी जी से अलग दिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। वे पूरी तरीके से जाति प्रथा के भी विरोध में थे, जबकि गांधी जी मानते थे कि जाति प्रथा जो है इंसानों को उनके पूर्वजों से, उनके पिता से पुत्र को वह कला, वह शिक्षा प्रदान, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि एक लोहार है, तो उसके बच्चे को पिता से काफ़ी सारे लोहार का जो कार्य का होता है वह सीख जाता है, उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए वे जाति प्रथा के समर्थक थे। इसी तरह सभी सभी तरह से सभी जातियों में इस तरह से होता था। जबकि छुआछूत के गांधी जी काफ़ी विरोधी थे, क्योंकि निम्न वर्गों को जो दलित वर्ग कहलाते थे, उन्हें जो उच्च वर्ग थे वे खुद को उनसे स्पर्श करवाना, या अगर दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी तरह से उन्हें छू लेता था, तो खुद को सोचते थे कि उन्होंने मुझे अपवित्र कर दिया है। और इसी अपवित्रता के विरोध में कि कोई इंसान दूसरे को छू रहा है और वह अपवित्र बन जा रहा है, या कैसी धारणा है या कैसी सिद्धांत है, तो इसी सिद्धांत का गांधी जी ने विरोध किया है। तो कुल मिला के इतने सारे सिद्धांत जो हैं हम लोगों ने देखे, और इस तरह से टैगोर जी के विचारधाराएं काफ़ी ज़्यादा आज भी प्रासंगिक हैं। खासतौर से आज राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वह काफ़ी तेज होता जा रहा है और कई देशों में उग्र राष्ट्रवाद का उदय फिर से दिख रहा है, या फिर यूँ कहिए कि यह उग्र राष्ट्रवाद कभी गया ही नहीं था। उसका जो इंटेंसिटी थी कम अधिक होता रहा है। तो उसको हमें मानवतावाद से जोड़ने की आवश्यकता है तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर हमें बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि पूरा विश्व जो है एक परिवार बन सके। और ख़ासतौर से भारत का यह एक सूत्र वाक्य ही रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर हमें अन्य देश के लोगों को कुटुंब बनाना है, अतिथि बनाना है, परिवार का एक सदस्य बनाना है, तो सदस्य बनाने के लिए पहले परिवार में शामिल भी करना होता है, और वह परिवार अंतर्राष्ट्रीयवाद ही हो सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार बनने के बाद ही कोई हमारा कुटुंब बन पाएगा। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म किया जाता है।